जय हिंद। हम लोग का लेक्चर जो था मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, उसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देख लिए थे। उसके बाद हमारा टॉपिक है मुगलों का पतन। मुगलों का पतन 1707 से 1857 का क्रम है। इसमें क्या है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसको हराकर? तो इब्राहिम लोदी को। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये लंबा लेक्चर बनेगा क्योंकि इसमें मुगलों का पतन पूरा देख लेना है, इसलिए कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। रिवीजन भी हो जाएगा, इससे आप लिख भी सकते हैं इसको। बाबर ने भारत में 4 वर्षों में 4 युद्ध लड़े। कितना वर्षों में? 4 वर्ष और 4 युद्ध लड़े। और उत्तर भारत ने बड़े भाग पर विजय हासिल कर ली। उत्तर भारत में बड़े भाग पर विजय हासिल कर ली। हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करते हुए कुछ वर्षों के लिए गुजरात एवं बंगाल जैसे क्षेत्रों में भी अपने अधीन कर लिया था। गुजरात और बंगाल जैसे क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया था। 14 फरवरी 1556 में अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। 14 फरवरी 1556 में अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य को विस्तारित करने के साथ साथ सुदृढ़ भी किया और एक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र स्थापित की। अकबर किया था। अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहां ने भी मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। 1658 में मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। यद्यपि औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण भारत तक कर दिया। कौन किया था? तो उत्तर से दक्षिण भारत में तो औरंगजेब। परंतु वह दक्षिण भारत में शांति स्थापित नहीं कर पाया। दक्षिण भारत में शांति स्थापित नहीं कर पाया। औरंगजेब के काल में विभिन्न समुदायों के उनके खिलाफ 8 विद्रोह हुए। औरंगजेब के काल में उसके खिलाफ विभिन्न समुदाय कितना विद्रोह किया था? तो 8 हुए। जैसे मराठों का विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह, सिखों एवं जाट का विद्रोह इत्यादि शामिल था। ये सब 8 में। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर महाराष्ट्र में हो गई। कहाँ पर? तो अहमदनगर कहाँ, किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई हो गई। अब इसके बाद आ रहे हैं मुगल का पतन। उत्तर मुगल शासक 1707 से 1857। इसमें देखना है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। इसको कहा गया है साहेब ए खबर। जहांदार शाह 1712 से 1713 लंपट मूर्ख कहा गया। फर्रुखसियर 1713 से 1719 घृणित कायर कहा गया है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 रंगीला कहा गया है। अहमद शाह को 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय को 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय को 1759 से 1806, अकबर द्वितीय को 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय को 1837 से 1857। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इनके तीन पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब का 3 पुत्र था, उसके बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, मतलब गद्दी को लेकर। मुअज्जम, आजम, कामबख्श। कई गो पुत्र था? 3। मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम काबुल का गवर्नर था। मुअज्जम कहाँ था? काबुल का गवर्नर। आजम गुजरात का गवर्नर था और कामबख्श बीजापुर का गवर्नर था। उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम ने आगरा के निकट जाजो के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करके हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त कर लिया। उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम, कौन? मुअज्जम जो काबुल का गवर्नर था। मुअज्जम ने आगरा के निकट जाजो के युद्ध में अपने भाइयों, कौन कौन? दोनों भाइयों को पराजित करके हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त कर लिया। कौन? मुअज्जम। मुआ दिया दोनों भाई को। अब बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम को देखते हैं। 1707 में मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। मुअज्जम का ही नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह ने शाह आलम की उपाधि भी धारण की थी। बहादुर शाह ने शाह आलम की उपाधि भी धारण की थी। इतिहासकार खाफी खां के अनुसार इन्हें साहे बेखबर भी कहा जाता था। इतिहासकार खाफी खां के अनुसार इन्हें साहे बेखबर भी कहा जाता था। एक अन्य इतिहासकार सर सिडनी ओवन कहते हैं कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे। एक अन्य इतिहासकार सर सिडनी ओवन कहते हैं कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे।
जिनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इतिहासकार खाफी खां ने प्रसिद्ध पुस्तक मुंतखाब अल लवाब लिखी थी। इतिहासकार खाफी खां ने प्रसिद्ध पुस्तक मुंतखाब अल लवाब लिखी थी। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की एक नीतियां में परिवर्तन किया था। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की कुछ नीतियों में परिवर्तन किया था, जैसे मराठा नीति, राजपूत नीति, सिख नीति, जाट नीति एवं धार्मिक नीति में परिवर्तन किया। धार्मिक नीति में परिवर्तन करते हुए उन्होंने जजिया तथा तीर्थ यात्रा जैसे करों को समाप्त कर दिया। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। धार्मिक नीति में परिवर्तन करते हुए इन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा जैसे करों को समाप्त कर दिया। मंदिरों के तुड़वाने पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब बोला मंदिर नहीं टूटेगा। इन्होंने राजपूतों की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। राजपूत का आंतरिक जो नीति था उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, दखल अंदाजी नहीं किया। बहादुर शाह प्रथम के काल में आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर के राजा जय सिंह एवं मारवाड़ मतलब जोधापुर के शासक अजीत सिंह थे। याद रखने वाला पॉइंट है। बहादुर शाह प्रथम के काल में आमेर जयपुर के राजा जय सिंह एवं मारवाड़ के राजा जोधापुर, मारवाड़ कहाँ पड़ता है? जोधापुर के शासक अजीत सिंह थे। सिख नीति के अंतर्गत 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। यह सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किया था। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को कितना का मनसब दिया था? तो 5000 का मनसब प्रदान किया था। उल्लेखनीय है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का गुरु पद समाप्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का गुरु पद समाप्त कर दिया था। इन्होंने सिखों के लिए पवित्र ग्रंथ गुरु के रूप में स्थापित किया था। कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के अगले गुरु के रूप में स्थापित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को 10वें पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को 10वें पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा खिलीस मतलब शुद्ध, खालसा मतलब क्या हो गया? खालसा मतलब खिलीस, खिलीस मतलब शुद्ध पंथ की स्थापना भी की थी। इस पंथ के अंतर्गत इन्होंने पंचककार या पंचमकार का सिद्धांत दिया था। पंचककार या पंचमकार का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत 5 वस्तुएं अनिवार्य कर दिए गए थे: केस, कड़ा, कंघा, कृपान, कच्छ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह सिखों के अगले नेता बने। यहाँ से गुरु पद खत्म हो गया है, इसलिए नेता बने। कौन? बंदा बहादुर शाह सिखों के नेता बने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर सिखों के अगले नेता बने। मराठा नीति के अंतर्गत बहादुर शाह प्रथम ने शांतिपूर्ण संबंधों के क्रम में मराठा राजकुमार साहू को आजाद कर दिया। मराठा नीति के अंतर्गत बहादुर शाह प्रथम ने शांतिपूर्ण संबंधों के क्रम में मराठा राजकुमार साहू को आजाद कर दिया। उल्लेखनीय है कि 1689 में औरंगजेब ने ही मराठा राजकुमार साहू और उनकी माता मेसूबाई को कैद कर लिया था। उल्लेखनीय है कि 1789 में औरंगजेब ने ही मराठा राजकुमार साहू और उनकी माता मेसूबाई को कैद कर लिया था। इन्होंने साहू को मराठा छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया। जाट नीति के अंतर्गत बहादुर शाह प्रथम ने जाटों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, परंतु इनका शासनकाल मात्र 5 वर्षों तक ही रहा। 1712 में इन्होंने लोहगढ़ का युद्ध सिख नेता बंदा बहादुर साथ लड़ा। 1712 में इन्होंने लोहगढ़ का युद्ध सिख नेता बंदा बहादुर के साथ लड़ा। इस युद्ध में ये घायल हो गए और 1712 में ही इनकी मृत्यु हो गई। किसका? तो बहादुर शाह प्रथम का। कौन सा युद्ध लड़ा था 1712 में? लोहगढ़ का युद्ध। उधर से कौन सिख नेता कौन था? बंदा बहादुर के साथ लड़ा और इसी युद्ध में घायल हो गया और 1712 में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके आगे अब हम लोग देखते हैं जहांदार शाह का टाइम पीरियड है 1712 से 1713 AD।
बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, जहान शान और जहांदार शाह, ये चार इसका पुत्र था। इसमें क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, जहान शान और जहांदार शाह। उत्तराधिकार के इस युद्ध में जहांदार शाह ने अपने भाइयों को हराकर ईरानी नेता जुल्फिकार खां की सहायता से हिंदुस्तान के सिंहासन प्राप्त कर लिया था। उत्तराधिकार के इस युद्ध में जहांदार शाह ने अपने भाइयों को हराकर ईरान का नेता कौन था, जुल्फिकार खां की सहायता से हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त किया था। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया था। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया था। कहा जाता है कि जहांदार शाह पर एक नर्तकी लाल कुंवर का अत्यधिक प्रभाव था। कहा जाता है कि जहांदार शाह पर एक नर्तकी लाल कुंवर का अत्यधिक प्रभाव था। जुल्फिकार खां ने इस काल में मुगलों को अस्थायित्व देने का प्रयास किया। जुल्फिकार खां ने इस काल में मुगलों को अस्थायित्व देने का प्रयास किया। मराठों के साथ अच्छे संबंध बनाने के क्रम में इन्होंने दक्कन के कुछ भागों में उन्हें चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार इस शर्त पर दिए कि मुगल अधिकारी असूल करके उन्हें सौंपेंगे। मुगल अधिकारी असूल करके सौंपेंगे क्या, तो टैक्स। मराठों के साथ अच्छे संबंध बनाने के क्रम में इन्होंने दक्कन के कुछ भागों में उन्हें चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार इस शर्त पर दिए कि मुगल अधिकारी असूल कर उन्हें सौंपेंगे। अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए बोला कि दक्कन के कुछ क्षेत्रों में हम लोग मुगल अधिकारी असूल के और आपको पैसा दे देंगे, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर। जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी देकर राजा सवाई की उपाधि दी थी। जहांदार शाह ने आमेर के राजा कौन थे, जय सिंह को मालवा की सूबेदारी देकर राजा सवाई की उपाधि दी थी और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात के गवर्नर सूबेदार के रूप में नियुक्त करके महाराजा की उपाधि दी थी। याद रखने वाला पॉइंट है, इसको याद रखना है। जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी देकर राजा सवाई की उपाधि दी थी और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात के गवर्नर सूबेदार के रूप में नियुक्त करके महाराजा की उपाधि दी थी। 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को जुल्फिकार खां के हाथों ही मरवा दिया। 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को जुल्फिकार खां के हाथों ही मरवा दिया। जिसको जुल्फिकार खां के हाथ मरवा दिया, जुल्फिकार खां ही इसको राजा बना था जहांदार शाह को। और 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को जुल्फिकार खां के हाथों मरवा दिया और स्वतः गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया, फर्रुखसियर। ये जुल्फिकार खान ईरानी नेता के इसी के मन से बना था, राजा बना था जहांदार शाह। और फिर फर्रुखसियर आया और फिर इसको खिलाया होगा पैसा और बोला टपका दो जहांदार शाह को। जहांदार शाह को टपका दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। कौन, जुल्फिकार खां। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के भी नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह अपनी भतीजे फर्रुखसियर से हार गया था। जहांदार शाह अपनी भतीजे, इसी का भतीजा था फर्रुखसियर से, ये हार गया था। अब आते हैं हम लोग फर्रुखसियर का काल देखते हैं। 1713 से 1719 ईडी। फर्रुखसियर ने सिंहासन सैयद बंधुओं की सहायता से प्राप्त किया था। फर्रुखसियर किसके सहायता से, तो सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। इन्होंने जजिया कर को पुनः आरोपित कर दिया। ये क्या किया, जजिया कर को पुनः लगा दिया। इनके काल में मुगलों के द्वारा सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। 1716 में इनके द्वारा ईरानी गुट के अमीर जुल्फिकार खां को भी मरवा दिया गया। 1716 में इनके द्वारा ईरानी गुट के अमीर जुल्फिकार खां को भी मरवा दिया गया। इन्हें घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, फर्रुखसियर को घृणित कायर के भी नाम से जाना जाता है। 1715 में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में इनकी दरबार में आया था। 1715 में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में इनके दरबार में आया था। इस शिष्टमंडल में एक शल्य चिकित्सक विलियम हैमिल्टन भी था। इस शिष्टमंडल में एक शल्य चिकित्सक विलियम हैमिल्टन भी था। कहा जाता है कि विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियर के असाध्य बीमारी को ठीक कर दिया था। एगो बीमारी हो गया था फर्रुखसियर को, ठीक नहीं हो रहा था, उसको यही हैमिल्टन क्या किया था, ठीक कर दिया था। जिसके फलस्वरूप फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों के
फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों को बंगाल में दस्तक प्रणाली का अधिकार दे दिया था, जिसके फलस्वरूप फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों को बंगाल में दस्तक प्रणाली का अधिकार दिए थे। दस्तक का अर्थ एक ऐसे परमिट से है जो मुक्त व्यापार हेतु दिया जाता है, मतलब अगर जिसके पास भी रहेगा दस्तक वो मुक्त व्यापार कर सकता है, फ्री ट्रेड। दस्तक का अर्थ ऐसे परमिट से है जो मुक्त व्यापार हेतु दिया जाता है। 1717 में ही फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों को मद्रास के निकट कुछ गांव, कलकत्ता के निकट कुछ गांव और बम्बई से मुद्रित ब्रिटिश सिक्कों को मान्यता दे दी। बम्बई में ब्रिटिश सिक्का बन रहा था, उसको भी क्या किया, मान्यता दे दिया, जिसे ब्रिटिशों के द्वारा कंपनी में मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा गया। इसे क्या कहा था, मैग्ना कार्टा, मतलब अधिकार मिल गया। कौन अधिकार दिया था, तो फर्रुखसियर दिया था। कौन दिया था, तो फर्रुखसियर दिया था। मैग्ना कार्टा पत्र, मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा गया। इनके काल में 4 अमीर वर्गों का उदय हुआ था। 4 अमीर वर्ग कौन थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ईरानी कौन था, जुल्फिकार खां। तुरानी निजाम उल मुल्क और अफगानी सादत खां। हिंदुस्तानी सैयद बंधु। इस काल में सैयद बंधु अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। सैयद बंधु 2 भाई थे। सैयद बंधु कई भाई थे, 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अब्दुल्ला खां वजीर था, हुसैन खां मीर बख्शी था। सैयद बंधुओं ने मुगल साम्राज्य को इस काल में सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया। सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास कौन किया था, तो सैयद बंधुओं ने। उन्होंने मराठों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 1719 में दिल्ली की संधि की थी। इस समय मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। इस संधि के अनुसार मुगलों ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। एक फरमान के द्वारा फर्रुखसियर ने शाहू को छत्रपति के रूप में मान्यता दे दी। एक फरमान के द्वारा फर्रुखसियर ने शाहू को छत्रपति के रूप में मान्यता दे दी। 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी। 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी। इस हत्या के पश्चात मुगल दरबारियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। फर्रुखसियर की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात को बारी बारी सिंहासन में बैठाया। फर्रुखसियर की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात को बारी बारी से सिंहासन में बैठाया। रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। रफ़ी उद दौला, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। 1719 में सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को अगला मुगल शासक बनाया। 1719 में सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को अगला मुगल शासक बनाया। सैयद बंधुओं को इस काल में किंग मेकर या शासक निर्माता भी कहा गया है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। इसका वास्तविक नाम क्या नाम था, रोशन अख्तर था। इन्होंने 1720 में जजिया कर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। इन्होंने 1720 में जजिया कर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। कौन जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था, तो रोशन अख्तर। इसको मोहम्मद शाह भी कहा था 1720 में। इनके काल में तुरानी काल के नेता निजाम उल मुल्क अत्यंत शक्तिशाली होकर उभरे। इनके काल में ही तुरानी कुल के नेता निजाम उल मुल्क अत्यंत शक्तिशाली होकर उभरे। 1722 में निजाम उल मुल्क के द्वारा सैयद बंधु के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई और मोहम्मद शाह के निजाम उल मुल्क को ही अगला वजीर नियुक्त किया गया। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को ही अगला वजीर नियुक्त किया। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। इनके काल में कई क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र हो गए। अवध 1720 में स्वतंत्र हो गया। बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद जाट साम्राज्य। अवध सादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक सादुतुल्ला खां, हैदराबाद निजाम उल मुल्क। इसी को निजाम उल मुल्क को चिन किलिच खान भी कहा था। निजाम उल मुल्क को चिन किलिच खान भी कहा था। जाट साम्राज्य को बदन सिंह और चूड़ामन। क्षेत्रीय राज्यों के उदय के पश्चात मुगल साम्राज्य का बिखराव आरंभ हो गया। 1738 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह लाहौर और गजनी को जीतता हुआ भारत के पंजाब क्षेत्र पहुंचा।
कौन 1738 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह लाहौर एंड गजनी को जीतता हुआ भारत के पंजाब क्षेत्र पहुंचा? फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। इनमें निजाम उल मुल्क पहुंचा। 17 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। इसमें निजाम उल मुल्क, सादत खां, कासिम खां, ये सब मुगल गवर्नर लड़ने पहुंचे। नादिर शाह ने मुगल सेना को बुरे तरीके से पराजित कर दिया। फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। इसमें निजाम उल मुल्क, सादत खां, कासिम खां, ये सब मुगल गवर्नर लड़ने पहुंचे। नादिर शाह ने मुगल सेना को बुरे तरीके से पराजित कर दिया। नादिर शाह जब निजाम उल मुल्क को पराजित कर दिया तब निजाम उल मुल्क नादिर शाह के शिविर में पहुंचा और कहा, हम आपको 50 लाख रुपया देंगे, आप वापस चले जाइए। लेकिन तभी एक दूसरा व्यक्ति नादिर शाह के शिविर में प्रवेश करता है। इसका नाम था सादत खां। इसने कहा, आप दिल्ली के बादशाह को बंदी बनाओ। नादिर शाह दिल्ली की ओर कूच कर गया, कुछ मतलब चल दिया। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में मुगल सेना नेतृत्व निजाम उल मुल्क, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजाम उल मुल्क, कासिम खां एवं सादत खां द्वारा किया गया था। याद रखने वाला पॉइंट, मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजाम उल मुल्क, कासिम खां एवं सादत खां द्वारा किया गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस युद्ध के पश्चात निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 50 लाख रुपया देकर वापस जाने के लिए मना लिया, परंतु अफगानी गुट के नेता सादत खां ने नादिर शाह को कहा कि दिल्ली जाकर बादशाह को बंदी बनाइए और करोड़ों प्राप्त कीजिए। कौन बोला था? सादत खां। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुगल सेना। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन था और मुगल सेना में कौन था? निजाम उल मुल्क था, कासिम खां एवं सादत खां थे। करनाल का युद्ध लड़ा गया। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और मुगल बादशाह को बंदी बना लिया। मुगल बादशाह ने नादिर शाह की सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात नादिर शाह दिल्ली भ्रमण पर निकला। इसके दौरान एक हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। नादिर शाह क्रोधित हो गया और उसने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया। नादिर शाह ने 57 दिन तक प्रवास किया और 30,000 लोगों को कत्लेआम कर दिया। नादिर शाह ने कुल 70 करोड़ की लूट की भारत से। वह अपने साथ कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन एवं जिज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ भी अपने साथ ले गया। उल्लेखनीय है कि जिज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ राजा जय सिंह के द्वारा खगोल शास्त्र पर लिखा गया था। इस आक्रमण के बाद अवध के नवाब सादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के आक्रमण में मुगल साम्राज्य को भारी आर्थिक हानि पहुंची थी। नादिर शाह की मृत्यु 1747 में ईरान में ही हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना। नादिर शाह